मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में एक मैगज़ीन में पढ़ा, एक कॉम्पिटिटिव मैगज़ीन जो मैंने कॉलेज में अपनी लाइब्रेरी में पढ़ी। तो मुझे ऐसा समहाउ फील हुआ कि मुझे इसमें जाना चाहिए कि इट विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ कनेक्टिंग विद द पीपल एंड डूइंग समथिंग गुड फॉर माई कंट्री, कि मैं देश के लिए, लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगी जो कि शायद मैं प्राइवेट सेक्टर में रह के उस तरीके से ना कर पाऊँ। तैयारी शुरू करी मैंने 2007 में, दोबारा अटैम्प्ट दिया, प्रीलिम्स लिखे, मेंस लिखे, और मेंस में मैं अच्छा परफॉर्म कर पाई। इसका कारण एक ये भी रहा कि मेरे को गलतियाँ पता लग गई थी कि वेयर आई स्कोर्ड लेसर मार्क्स और मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती थी। मैंने अपना पूरी मेहनत जितनी मैं कर सकती थी मैंने वो मेहनत करी। मैंने मेंस लिखा, आई फॉर्चुनेटली गॉट इंटरव्यू कॉल, और फिर सिलेक्शन भी हुआ। और सिलेक्शन जब हुआ तो मेरी अपने बैच में रैंक 13 आई, जो कि आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आपको तो ये लगता है कि हाँ, मुझे ये एक्सपेक्टेशन इस बार थी कि सिलेक्शन मेरा होना चाहिए, क्योंकि मेरे पेपर अच्छे गए थे। मुझे लग रहा था कि रिटर्न में मेरा स्कोर अच्छा आया होगा, बट ये नहीं आप एक्सपेक्ट करते। तो ये जो जर्नी बेसिकली सिविल सर्विसेज में आने की इस तरीके से ही रही। तो आसान नहीं था, क्योंकि सोशल ओकेजन्स को आप नहीं अटेंड करते थे। जो एक वर्ड हम क्वारंटीन का अब सुन रहे हैं कोविड-19 में, तो आई वॉज एक्चुअली इन टू अ सेल्फ क्वारंटीन, सेल्फ इम्पोज्ड क्वारंटीन, क्योंकि आई वॉज वेरी मच सेल्फिश अबाउट माई टाइम, सेल्फ कॉन्शियस अबाउट माई टाइम, कि मुझे कब क्या करना है, मेरे पास समय नहीं है वेस्ट करने को, क्योंकि 3 चीज़ें चल रही थी और उसको मैं मैनेज करना बहुत मुश्किल था। एज अ सिविल सर्वेंट मैंने एक बात हमेशा फील की है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं सिविल सर्विसेज में आने से पहले, तो वो सबको ऐसा जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं मिलेगा। तो बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप जिस इंटेंशन से आए हो सिविल सर्विसेज में, वो इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो इंटेंशन ही आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहने की मोटिवेशन देती है। जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स ऐसे आते हैं, क्रूशल डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स आते हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं, उसमें आगे बढ़ने का जो आपको हौसला देते हैं, वो आपका इनर कॉन्शियस और आपका इनर रीजन ऑफ बीइंग इन सिविल सर्विसेज। दिस प्रिपरेशन डज नॉट ओनली टेस्ट योर कैपेसिटी टू डू हार्ड वर्क, बट आपका मेंटल स्टेमिना कितना है, मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, ये काफ़ी ज़्यादा ये एग्ज़ाम टेस्ट करता है, क्योंकि इतना सिलेबस है और सिलेबस इतना ह्यूमंगसली वास्ट है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट और फोकस करके तैयारी नहीं करोगे तो क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी पीछे चूँकि एक नंबर्स कभी कम आना और फेल होना, कि आप 3 स्टेप्स आपको किसी एग्जाम को क्लियर करने में, प्री है, मेन से फिर इंटरव्यू है, 1 साल लगभग ये प्रोसेस में ही लग जाता है। हाँ, बट इसके पहले जब तक हम पढ़ाई कर रहे होते हैं वहाँ पे बस नंबर्स कम ज़्यादा होते हैं। वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप फेल हो गए, आपको दोबारा से वो डिग्री करनी पड़ रही है, डिप्लोमा करना पड़ रहा है, या फिर 12th के मान लीजिए एग्जाम है वो देने पड़ रहे हैं। तो जो वो स्टेप होता है कि स्नेक्स एंड लैडर्स वाली गेम है ये, कि आप सीधे नीचे आ जाते हैं कि आपको फिर जीरो से स्टार्ट फ्रॉम जीरो, स्नेक्स एंड लैडर्स गेम। तो जो ये सिचुएशन होती है उस टाइम पे, उसको मेंटली कैसे हैंडल करें लोग? तो जो आपने बात बोली कि इस एग्ज़ाम में क्या है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, तो ये बहुत ही टिपिकल है। एंड आई ऑल्सो अग्री कि ये एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एस्पिरेंट को अनजस्टिफाइड भी लगता है कि आप सपोज़ इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, और इंटरव्यू तक भी पहुंचने के बाद अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, आपको दोबारा से प्रीलिम्स देना है, तो यू आर बैक टू ज़ीरो एंड यू आर एट पार विद एनी एस्पिरेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो 4th अटैम्प्ट में जो बच्चा पहुंचा है, वो जो प्री लिख रहा है और जो फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री लिख रहा है, सेम उनकी सिचुएशन है। बस हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो बाद में जो 4th अटैम्प्ट में लिख रहा है उसके बाद एक्सपीरियंस एग्ज़ाम लिखने का आता है, उसके नॉलेज बेस हो सकता है ज़्यादा हो, बट दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट प्योरली अबाउट योर नॉलेज। दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो अबाउट योर एनालिटिकल थिंकिंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर, इफ़ यू टॉक अबाउट मीन्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर प्रिसिशन इन एक्सप्रेशन। आपको कितना पता है लेकिन कितना ब्यूटीफुली आप उसको आर्टिकुलेट करके लिख सकते हो। तो ये जो बात है कि ज़ीरो पे आके दोबारा स्टार्ट करना, ये काफ़ी चैलेंजिंग है तो और डीमोटिवेटिंग है। तो मैंने अपनी बुक में एक चैप्टर भी इसमें इंक्लूड किया है, जिसको हमने उसका बेसिकली इस बुक में 14 चैप्टर्स हैं। तो जो
चैप्टर है स्टेइंग मोटिवेटेड एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस। स्टेइंग मोटिवेटेड एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस चैप्टर नंबर 8 है। उसमें मैंने यही 3 चीज़ों के बारे में बात की है। मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड फोकस, डीलिंग विथ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एंड कोपिंग विथ फेलियर एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। कोपिंग विथ फेलियर एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, आपने कहाँ गलती करी और कैसे अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी से डील करना है, ये मैंने कोशिश की है। और फिर एक चैप्टर एक और है जो कि मैंने स्पेशली इंक्लूड किया, जो कि है चैप्टर 12, विच इज़ मैंशनिंग इज़ यूपीएससी एवरीथिंग, इज़ यूपीएससी एवरीथिंग, फाइंडिंग बैलेंस एंड पर्सपेक्टिव इन लाइफ। फाइंडिंग बैलेंस एंड पर्सपेक्टिव इन लाइफ इज़ यूपीएससी एवरीथिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, 4 अटैम्प्ट भी हो गए या किसी के 6 अटैम्प्ट है, 6 अटैम्प्ट भी हो गए, तो नहीं हो पा रहा है, तो इज़ यूपीएससी एवरीथिंग, या हम कैसे बैलेंस आउट करें। सो बेसिकली एग्ज़ाम का इसका जो पैटर्न है वो शुरुआत से ही ऐसा ही रहा है। ऑफ कोर्स जो निटिग्रिटीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं, बट द थिंग इज़ कि वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि अगर आप फाइनल में जाके फेल हो रहे हैं तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजी, और ये भी ज़रूरी है कि हम कितने साल देंगे ये भी थोड़ा सा माइंड में रखें। ऐसा नहीं है कि आप सालों साल दिए जा रहे हैं, क्योंकि बात वही है कि देयर इज़ नो गारंटी, देयर इज़ नो श्योरिटी। सो द पॉइंट इज़ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट येस यूपीएससी इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। आप इसमें अगर नहीं भी सिलेक्ट हो पा रहे हो तो ऐसे और भी चीज़ें हैं, ऐसे और भी तरीके हैं जिससे आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाह रहे हो वहाँ तक आप पहुँच पाओ। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को एक और एक्रोनिम मैं उनको समझाने के लिए यूज़ करती हूँ, VGPA, विजन, गोल, प्लान एंड एक्शन। सो विजन मीन्स दैट व्हाट इज़ योर ओवरऑल ओरिएंटेशन, हाउ डू यू विजुअलाइज योर सेल्फ। आप 5 साल बाद अपने आप को कैसे देख रहे हैं, 7 साल बाद अपने आप को कैसे देख रहे हैं, एंड देन व्हाट आर द अचीवेबल यूनिट्स, दीज आर ट्रांसलेटेड इनटू गोल्स, कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंड दीज आर द अचीवेबल यूनिट्स, एंड देन कम्स द प्लान। इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप अपना प्लान करना है, छोटे छोटे उसको भाग के, ताकि आप वहाँ तक उसको एज अ लैडर आप पहुँचो, एंड देन इज़ योर एक्शन, योर आप उस पर अपना कार्रवाई करो। सो इसीलिए एस्पिरेंट्स को ये थोड़ा सा जहन में होना चाहिए। एंड देन व्हाट, व्हाई एंड हाउ, दीज 3 क्वेश्चंस ऑल्सो एनी यंग पर्सन, सिर्फ ये सिविल सर्विसेज के बारे में ही नहीं मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल लाइफ की जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ, कि ये 3 चीज़ें कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, कि हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या बनना है, व्हाई इज़ द रीज़न और द पर्पस, व्हाई यू वांट टू बिकम दैट, एंड देन हाउ विल यू अचीव दैट, आप कैसे उसको प्राप्त करेंगे। तो अगर किसी का मन में है कि मुझे देश सेवा करनी है, मुझे लोगों के लिए, समाज के लिए काम करना है, इसलिए सिविल सर्विसेज में आना है, अनफॉर्चुनेटली अगर उनका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो और भी ज़रिए हैं कि वो अपनी जो कैलिबर है, उनका जो टैलेंट है, उसका यूज़ करते हुए वो लोगों के लिए काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के साथ जुड़ सकते हैं, अपना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, NGO एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो इम्पॉर्टेंट है कि इवन इफ़ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड इवन इफ़ देयर जर्नी फॉर UPSC इज़ ओवर, दे हैव टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव फॉर रीचिंग टू देयर अल्टीमेट गोल। इसमें मैं बस एक लास्ट में ऐड ये करना चाहूँगी कि मेरे से जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपका प्लान भी क्या था, तो मेरा प्लान भी बहुत ही आसान यही था कि मैं अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता तो प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मैं CS हो गई थी और LLB मेरा कंप्लीट हो ही गया था जब 2007-8 के जब एग्ज़ाम दिए थे, तो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करती, और उसके साथ में फिर मैं अपना कोई NGO या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक अपना इस्टेब्लिश करती फॉर कंट्रीब्यूटिंग माय बिट टू द सोसाइटी। यही मेरा प्लान भी था कि प्राइवेट सेक्टर में अपना कुछ इस्टेब्लिश करो और साथ में लोगों के हित के लिए अपना कोई एक NGO सिविल सोसाइटी का कुछ काम अपना इस्टेब्लिश करो। तो ये मेरा प्लान भी एक्चुअली था अगर मेरा नहीं होता तो। ऐसे कौन से गो टू रिसोर्सेज हैं जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, वो चाहे जब प्री होता है, उसके बाद सब्जेक्ट चूज करने होते हैं मेंस के लिए, उसके बाद इंटरव्यू होता है,
अगर आपको किसी एस्पायरेंट को बताना हो कि आपने जो गो टू रिसोर्सेज या फिर जो हैंड्स ऑन रिसोर्सेज यूज किए, चाहे वो सब्जेक्ट पिक करना हो, आपको इंटरव्यू का तैयारी करना हो या प्री में तैयारी करनी हो। एक्चुअली सी द पॉइंट इज कि जो स्ट्रैटेजीज हैं वो स्टेज वाइज डिफरेंट है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सिविल सर्विसेज में शॉर्टकट नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट व्हेन वी टॉक अबाउट द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो आपको स्टार्ट करना है बेसिक से ही। तो बेसिक से स्टार्ट करना है तो आपको NCERTs तो क्लास 6 से 12 तक, 6 नहीं भी पढ़ रहे हैं तो 8 से 12 तक तो NCERTs आपको पढ़नी है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अपना जो आपका GS में जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपको कवर कर सकते हैं वो आपको करने ही हैं। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम न्यूज़पेपर रीडिंग, हम अपना मैगज़ीन्स, उन पे ध्यान दें। सो गो टू रिसोर्सेज में एक्चुअली मैं जो है मैं कोई टूल किट के माध्यम से, मैं कोई एक्चुअली बुक्स के नाम मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि आई डोंट एंडोर्स एनी बुक, मैंने वो कभी भी नहीं किया है। एस्पिरेंट्स मेरे से ये भी पूछते हैं कि कौन सी कोचिंग अच्छी है या कोचिंग जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा रेकमेंड करते हो। मैंने कभी भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेकमेंड नहीं किया है। मैंने खुद भी बहुत कम कोचिंग ली थी। आई वॉज मोर इनटू अ सेल्फ स्टडी। और क्योंकि मैंने 12th तक तो कोई कोचिंग ली ही नहीं। इवन CS में भी मैंने लास्ट स्टेज में सिर्फ एक कुछ 2 पेपर के लिए कुछ मैंने हेल्प गाइडेंस ली थी। हमारा इंस्टीट्यूट है ICSI NIRC चैप्टर यहाँ प्रसाद नगर में, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो क्लासेस होती हैं वो ज्वाइन की थी। तो जहाँ तक बात है कि कोचिंग ले ना ले, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, तो दिस इज़ द एंटायरली द डिसीजन ऑफ द एस्पिरेंट। हालांकि इसमें जब मैंने इसकी जब बात करी है, जब चैप्टर हमारा जो प्रिपरेशन का है, तो इसमें एक तो चैप्टर है ओवरऑल स्ट्रैटेजीज़ का, चैप्टर नंबर 4, विच इज़ एक्चुअली द स्ट्रैटेजीज़ फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन। एंड देन देर इज़ अ चैप्टर ऑन मास्टरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कॉन्करिंग द मेंस एग्जामिनेशन एंड द पर्सनालिटी टेस्ट, द फाइनल फ्रंटियर। तो एस्पिरेंट्स चाहें तो वो इसको बुक में चैप्टर वाइज इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एंड स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फ्रेंड्स वो सेम भी हो सकता है जो आपका सब्जेक्ट रहा होता है ग्रेजुएशन में, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चन हैं वो इस तरीके से ही पूछे जाते हैं कि आपको ग्रेजुएशन लेवल तक की उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर सब्जेक्ट, जैसे मेरे जो ऑप्शनल थे हमारे टाइम में 2 लेने होते थे। एक ऑप्शनल रहता था GS में और 2 ऑप्शनल रहते थे हमारे मेंस में। तो मेरा ऑप्शनल GS में था कॉमर्स, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट रही हुई थी, और मेरा मेंस में तो ऑप्शनल जो थे वो थे कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने जब उसका सिलेबस पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि सिलेबस बड़ा इंटरेस्टिंग है, और सिलेबस कहीं ना कहीं मेरा जब सिलेक्शन होता है तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे नहीं पता थे, मुझे लगा कि वो मुझे पता लगेंगे, वो जो थियरीज़ हैं वो पता लगेंगी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स वो मुझे पता लगेंगे, इसलिए मैंने वो सब्जेक्ट लिया। साथ ही साथ में उसका ओवरलैप था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो GS में जो सब्जेक्ट होता है उससे ओवरलैप था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये मुझे आंसर राइटिंग में भी मदद करेगा, मेंस में, एस्से में मदद करेगा, GS में मदद करेगा, इसलिए मैंने बेसिकली वो सब्जेक्ट लिया। तो जो सब्जेक्ट लेने का जो आपका क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हो सकता है। जस्ट डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट ऑन द प्रिटेक्स्ट कि वो स्कोरिंग है। कई एस्पिरेंट्स अपना मेन कोर को छोड़ के, जैसे साइंस के मैंने देखे हैं, वो अपना सब्जेक्ट्स को छोड़ के दे शिफ्ट टू ह्यूमैनिटीज़ ऑन द प्रिटेक्स्ट की वो स्कोरिंग है, लाइक या फिर ज्योग्राफी लेते हैं, इस तरीके के सब्जेक्ट लेते हैं। तो वो स्कोरिंग किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। देयर इज़ नो सब्जेक्ट विच इज़ यूनिवर्सली स्कोरिंग, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें यूनिवर्सली कभी मार्क्स ही नहीं आते। केमिस्ट्री से भी हमने टॉपर को देखा है जैसे, और हमने संस्कृत से भी टॉपर को देखा है, हमने लैंग्वेजेस के भी टॉपर्स को देखे हैं, हमने कॉमर्स के भी टॉपर्स को देखा है। तो ये तो एक्चुअली आपका कितना इंटरेस्ट है सब्जेक्ट के ऊपर, आपकी क्या कमांड है, एंड हाउ वेल कैन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द टॉपिक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि आपकी जितनी पकड़ है उस पकड़ के हिसाब से आप कितना ब्यूटीफुली उसको लिख सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इज़ माई मूल मंत्र ऑफ मे बी चूजिंग अ सब्जेक्ट। एंड देन
ऑफ कोर्स जो स्टेज वाइज प्रिपरेशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव, मेंस इज प्योरली सब्जेक्टिव एंड इंटरव्यू इज एक्चुअली योर पर्सनालिटी टेस्ट। तो इसके बारे में डिटेल स्टेज वाइज मैंने बुक में भी स्टूडेंट्स के लिए शेयर की है। ओके। और वो कहते हैं स्थितियाँ परिस्थितियाँ तैयार कर देती हैं। तो अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में कूदने की हिम्मत कर रहे हैं, जिगरा रख रहे हैं, तो आपको उतनी हिम्मत रखनी पड़ती है। चाहे शुरुआत में बहुत सारे कैंडिडेट्स में मैंने देखा है नहीं होती, जब वो आते हैं तो वो इस आशा और उम्मीद के साथ आते हैं कि पहला अटेम्प्ट देंगे और पहली अटेम्प्ट में ही रैंक 1 लेकर और हम निकल जाएंगे, बाकियों का पता नहीं। तो वो एक एक्सपेक्टेशन रहती है। लेकिन ओवर द टाइम जब आप सिलेबस देखते हैं, सिचुएशंस को देखते हैं, तो वी रियलाइज़ कि चीज़ें शायद उतनी आसान है नहीं। तो वो हिम्मत धीरे धीरे आती जाती है बच्चे के अंदर। और पेरेंट्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स को भी तैयारी इस बच्चे के साथ करनी चाहिए, यानी कि बच्चे को प्रेशर ना दें। अगर बच्चा तैयारी कर रहा है, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वो भी चिंता में है और वो खुद बड़ा परेशान है, उसे खुद सफल होने की बहुत जल्दी है, तो उसके ऊपर ये सवाल कि तैयारी कैसी चल रही है ना, इस बार हो जाएगा क्या, अरे पिछली बार नहीं हुआ, मौसी पूछ रही थी, है ना, बुआ ने कहा कि उनका पड़ोसी का हो गया, तुम्हारे बच्चे का नहीं हुआ। ये सब बातें उन्हें नहीं बताएं, क्योंकि इससे बच्चा और परेशान ही होगा, और जब वो परेशान होगा उसकी तैयारी अफेक्ट होगी। और अल्टीमेटली इट डजंट मैटर किसके बच्चे का हुआ, इस बार नहीं हुआ, जिस दिन हो जाएगा उस दिन पीछे का सब धुल जाएगा। सफलता एक बार आती है, लेकिन पीछे के सारे जो असफलताएं होती हैं वो धुल जाती हैं। तो इसीलिए वेट कीजिए और मेंटेन दैट बोल्डनेस एंड हिम्मत। और देखिए, सिंपल बात है, सरकार भी सिलेक्ट कर रही है उन ऑफिसर्स को जो हिम्मती हों। और अगर एग्ज़ाम प्रोसेस नहीं झेल पा रहा बच्चा, तो शायद वो कल को मैम, जो एस्पायरेंट है उनके लिए थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपको टिप्स देनी हो या कुछ आपकी जर्नी से कुछ इनपुट्स जो निकले हो वो आपको जो आगे पहुंचाने हो लोगों तक, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो प्री की अगर तैयारी करनी हो तो उसके लिए क्या इनपुट्स होंगे या क्या टिप्स होंगी? प्री की तैयारी सिंपल, स्टैंडर्ड बुक्स कवर करनी है और अपने आप को रेगुलर ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए टेस्ट करते रहना है। सिर्फ टेस्ट सीरीज़ नहीं देनी, हर टेस्ट को देने के बाद एनालाइज करना है कि मैं उस जवाब तक कैसे पहुंचा, कैसे अपने लॉजिकल एप्टीट्यूड को रिफाइन करूं ताकि मैं ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर सकूं। मेंस की अगर तैयारी करनी हो उसके लिए लिखना, खूब लिखो, और जितनी बार लिखो उतनी बार एनालाइज करो कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लिखना एक स्टोरी टेलिंग है। द बेटर स्टोरी टेलर यू आर, the better you can articulate, the better tone and tenor you can maintain in your answers, the better answers you write. और इंटरव्यू की तैयारी करना तो उसके बस जो सारी चीज़ें हमने लिखने में सुनी थी वही सारी चीज़ें जब आप बोलने में ले आते हैं, प्लस ऑनेस्टी एंड अ वे ऑफ ऑथेंटिक कम्युनिकेशन जब आप अपनी कन्वर्सेशंस में इंक्लूड कर लेते हैं, तो आई थिंक यू कैन एक्सेल एट इंटरव्यू। एक बहुत बड़ा भारत का यूथ तबका जो यूथ है वो इस एग्ज़ाम में डिवोटेड है। तो जिसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया उसके पास एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, क्योंकि एक उसने एक पड़ाव पार किया है, तो उसके पास एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए। सिमिलरली विद मेंस, जिसने मेंस क्लियर कर लिया है उसके पास एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए कि मैंने मेंस क्लियर कर लिया है। वो उस सर्टिफिकेट को, उस अपने जिसे कहना चाहिए उस अचीवमेंट को कहीं पर ले जा सके और दिखा सके कि देखो मैंने मेंस क्लियर किया है, तो यानी कि मैं एक अच्छा कंटेंट राइटर बन सकता हूँ, मुझे कंटेंट राइटिंग आती है। तो उसे लोग उसकी उस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज़ करें और उसे जॉब दें, क्योंकि इस लंबी प्रोसेस में सीटें उतनी हैं, हम सीटें नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इस प्रणाली में जो बच्चा आ रहा है, सीख रहा है, नॉलेज बेस इंक्रीज़ कर रहा है, अपने टैलेंट को इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जब वो कभी खाली हाथ जाता है तो ये एक बड़ी दुख की बात है कि 4 साल बच्चे ने इन्वेस्ट करे और खाली हाथ चला गया। ये एक बड़ा नेशनल लॉस है
क्यों ना उसको हम एक रिकॉग्निशन में तब्दील करें, जहाँ पे बच्चा अगर मेंस भी क्लियर कर रहा है तो उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लग जाएं। मैं तो कह रही हूँ कि वहाँ पे कंपनीज़ की लाइन लगनी चाहिए कि अरे यार, जिस आदमी ने यूपीएससी का मेंस क्लियर करा है उसको कितनी नॉलेज होगी कंटेंट लिखने की, तो क्यों ना उसे कंटेंट राइटर लिया जाए। तो वो होना चाहिए। लेकिन जो लोग असफल हो गए, जो लोग फेल हो गए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? फेलियर कुछ नहीं होता। आपने अगर लर्न करा है, आपने एग्जामिनेशन की तैयारी करी है, तो आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, आपने बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करी होंगी। तो उन क्वालिटीज़ पे, उन अपने टैलेंट्स पे विश्वास रखिए और नए रास्ते ढूंढिए, नए एक्सप्लोरेशन कीजिए। एक एग्ज़ाम ये नहीं बता सकता कि आप कितने लायक या नालायक हैं। एग्ज़ाम है, किसी ना किसी को पास होना था, किसी ना किसी को उस लिस्ट से बाहर होना था, है ना। तो इसको अपने जीवन की कसौटी नहीं बनाएंगे हम, बल्कि यहाँ से जो सीखा है उसको आगे लेकर आप अपने नए होराइजन्स को एक्सप्लोर कीजिए। ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जहाँ पर आपके टैलेंट की ज़रूरत है। हमें नहीं पता कि कब कौन सा ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट में पोस्ट्स हैं जो आईएएस नहीं होते, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम से नहीं आते, उन पोस्ट्स पे ध्यान दीजिए। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ के पास जॉब्स हैं जहां आप जाके अपने लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहला, दिल में उम्मीद बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ करेंगे, बढ़िया करेंगे। मेहनत करने की इच्छा और जिज्विशा, लगातार तत्परता से लगे रहना। डिटर्मिनेशन कह लो, प्रिजर्वेरेंस कह लो, परसिस्टेंस कह लो, लेकिन ये जो तत्परता है, जो ये संघर्ष के करने की जो इच्छा शक्ति है, ये आपके पास होनी चाहिए।